लेट्स टॉक शो वंस अगेन। मेरे इस शो का मकसद है कि आपके मसले दुनिया तक पहुंचे। किसी का भी कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, छोटा मोटा इशू है, ताकि वो दुनिया तक पहुंचे और उस पर अमल आवरी हो। हमारे आज के दौर में बहुत सारे मसाइल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बर्निंग इशू, और इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े मसले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसलों मसाइल आते रहते हैं। अभी रिसेंटली ये मान लो थर्ड टाइम हुआ है कि लास्ट यस्टरडे एक अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक इससे पहले भी आए। मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। अर्थक्वेक पहले भी आए, इससे पहले 2 आए, कल का एक और आया जिसका एपिसेंटर जिंगजांग प्रोविंस जो चाइना में है वहाँ पे था, और ट्रिमर्स जो है अक्रॉस इंडिया, नॉर्थ इंडिया में पूरे उसके असरात मरतब हुए, और असरात का हमें महसूस हुआ कि अर्थक्वेक हुआ। अब खाली अर्थक्वेक को हम देख के, जैसे हम अर्थक्वेक देखते हैं कि अर्थक्वेक होता है तो हिल जाती है, मकान हिल जाते हैं और हम घरों से बाहर निकलते हैं, तो उसमें भी कुछ तदाबीर लेनी होती हैं। लक्की जी सत श्री अकाल, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो कल एक अर्थक्वेक हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है। एंड ये जो चैनल है, जो मैं वेब पेज चला रहा हूँ, ये हैं लोगों के मसले। लेट्स टॉक नाम रखा हुआ है इस शो का, जो कि डेली मैं करता हूँ, और आज थोड़ा सा लेट हो गया। कल जो शो होने वाला है वो एक इम्पोर्टेंट हस्ती के साथ होने वाला है, तो मेरा मकसद ये है इस शो को चलाने का कि आपके जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं, इलाकों के मसाइल होते हैं, वो लोगों तक पहुँचे, वो आवाम तक पहुँचे। और आवाम तक जब पहुँचती, कोई भी मसला आवाम तक पहुँचता है तो वो एक आवाज़ बन जाता है। तो अगर किसी का भी कोई मसला है, कोई भी इशू होता है, तो वो मान लो छोटा हो या बड़ा हो, इशू होता है। अर्थक्वेक पे जब बात आती है तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि रिसेंटली हमने देखा कि उत्तराखंड में इतना ख़तरनाक वो जो ग्लेशियर फटा, उसके साथ उसने कितनी तबाही मचाई, और वो तबाही जो है वो हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी तबाही खुदा ना करे कि आने वाले टाइम में कहीं हमारे रामबन, बनहाल, रियासी वगैरह इस एरिया में भी आ सकती है, क्योंकि हम सिस्मिक जोन पे रहते हैं और हमने चिनाब को रोक के रखा हुआ है अपने मफाद के लिए। बिजली बनाते हैं, पहाड़ों को कुरेद के उनको सुराख कर के उनको मान लो खोखला कर दिया हुआ है। अगर अर्थक्वेक आता है, कोई बड़े पैमाने का अर्थक्वेक आता है, ऐसे मकानों के गिरने से तो ऑलरेडी वो तो मरना ही मरना है, मगर ये जो अगर बांध टूट गया तो इससे कैसी तबाही मचेगी वो अल्लाह जाने।
अर्थक्वेक ही नहीं, बल्कि अगर कोई ग्लेशियर पीछे से फट गया, और जैसे जिसको वाटर बॉम्ब बॉम्ब भी कहते हैं, वाटर बॉम्ब आ गया, तो वो भी इस बांध को उड़ा के लेके सारे एरिया को, इवन अखनूर तक, और फिर हमारे पड़ोसी मुल्क भी तबाह हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और जो आबादी उस लेवल के नीचे नीचे से आ रही है, उस आबादी को हमेशा खतरे में रहना है, क्योंकि इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी हमने रिसेंटली दो पीछे दो अर्थक्वेक हुए, और तीसरा आज ये यस्टरडे हुआ था, और बहुत ही सही, मान लो 6 पॉइंट ऐसा ही था, 6 से ऊपर ऊपर के स्केल का अर्थक्वेक था। तो उस पे अब ये है कि रिस्क है। मैं रिसेंटली किसी के साथ बात कर रहा था, शायद तारक भाई के साथ ही बात कर रहा था, कि अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे JNK में, क्योंकि पहाड़ियाँ हमने कुरेद करके रखी हुई हैं। इवन डोडा, भद्रवा, वहाँ से भी मैंने बात करी लोगों के साथ, तो वो भी बोल, वहाँ से भी मुझे बहुत सारे लोग आना चाहते हैं मेरे शो में, और बोलना चाहते हैं कि वहाँ पे भी जो है एक टाइम पे डोडा नीचे आ जाएगा, क्योंकि पानी, वाटर टेबल ऊपर चला गया हुआ है। और ये एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये पहाड़ियाँ नीचे आती जाएंगी, और ये इलाके ख़त्म होते जाएंगे, और इंसानी जानें ज़ाया हो जाएंगी इस वजह से। तो इसका सल्यूशन भी कोई है नहीं आज की डेट में, क्योंकि जिस वक्त ये चीज़ें बनी हैं, उस टाइम ये चीज़ें नहीं सोची गई कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा भी हो सकता है। आज का हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा है कि एक छोटे से वायरस ने हमारे पूरी दुनिया को अपने अपने कमरों में बंद कर दिया। तो इतने एडवांस है हम, तो हम क्या इस बांध को रोक सकते हैं? है तो कंक्रीट का ही, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वाक़ा ऐसा हो सकता है। तो ये जो मेरा लाइव आने का मकसद है, छोटे छोटे मसले मसाइल, किसी के साथ बातचीत करना, कोई लाइव आता है, कभी मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो ये है कि मसले जो हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट बन बन चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इस वक्त सबसे बर्निंग इशू है पूरे JNK स्टेट का। यूथ इस वक्त दर-बदर है। पढ़ लिख के मैं तो कई जगह पे हैरान हो गया कि मान लो पोस्ट ग्रेजुएट लड़के मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी करने जा रहे हैं आगे पीछे। तो उनके लिए कोई वे आउट बनाया जाए, कोई ऐसा तरीका बनाया जाए जिससे कि वो अपना रोज़गार और अपने साथ साथ बहुत सारी फैमिलीज़ का रोज़गार बन सकें। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें। मैं एक उस पर भी सेशन करने जा रहा था। बदकिस्मती हमारी है कि वो लड़का हम कनेक्ट नहीं कर पाए जो कि एक्सपर्ट था इस मामले में। तो 2 बार ट्राई किया हमने उसके साथ जुड़ने का, तो नहीं जुड़ सका, क्योंकि कंजेशन होता है। जिस जगह से वो जुड़ रहा था वहाँ पे शाम के टाइम पे ज़्यादा कंजेशन होता है, तो वो कट होता जा रहा था, तो नहीं जुड़ पा रहा था। तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज़ हैं।
जैसे कल ही मैंने एक जिक्र किया था बनकूट वगैरह रोड, ये वहाँ के तो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, केएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे। अब वो जब कोई भी मैं तो अब किसी एक मेरे तो फ्रेंड है सारे, कोई भी किसी भी प्रोफाइल पे जाता है तो उसको फिर अपना घर भूल जाता है, अपनी अपना इलाका भूल जाता है। नहीं तो उनके हाथ में वो अगर करना चाहते तो वो वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट करवा सकते थे, बट नहीं देखते पीछे की तरफ। एक बार एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए तो घुस गए, फिर उनको अपनी लाइफ की ही पड़ी रहती है, अपने इलाके की नहीं कि इलाके में क्या हो रहा है। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड टू सी द रोड कंडीशन फ्रॉम बानीहाल टाउन टू बनकूट, जहाँ पे आईएएस भी है, केएस ऑफिसर्स भी हैं, और बड़े बड़े प्रोफाइल्स पे। और वहाँ के हालात देख के तो मुझे ये नहीं लगा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि बनकूट कहाँ पे है। जो मैं बनकूट देखा था वो बनकूट आज की डेट में नहीं है। वहाँ के रोड के हालात ऐसे बुरे हैं कि कोई बात ही नहीं। मान लो आप चल रहे हैं, अपनी गाड़ी में चल रहे हैं, तो आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा कि कहीं साइड पे आप किसी को साइड दे सको। तो ये है हमारा, जैसे बनहाल में, या बनहाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल स्टेट की बात कर रहा हूँ। कोई स्टेट में कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता है, वो मेट्रो में शिफ्ट हो जाता है, मेट्रो में चला जाता है। और कोई मेट्रो से कोई किसी को कोई प्रोफाइल मिल जाता है तो वो अब्रॉड चला जाता है। हमारा कंट्री के जितनी भी क्रीम हैं, जितने भी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो ज़्यादा अमेरिका में हैं। सिलिकॉन वैली में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय इंडिया का है। तो हम अपने इलाके को तो भूल जाते हैं। वो कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो, कोई 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 भी हो, जब भी किसी भी किस्म का किसी को कोई ओहदा मिल जाता है, या कोई अपनी मेहनत से कोई एग्ज़ाम पास कर लेता है, किसी प्रोफाइल पे पहुंच जाता है, तो उसको कम से कम अपना इलाका तो याद रखना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है अपने जितने भी हैं पनकूट के, जो भी केस आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े प्रोफाइल्स पे बैठे हुए, प्लीज़ अपने इलाके की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्योंकि सरपंच आपका कुछ नहीं कर सकता, चौकीदार आपका कुछ नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि सरपंचों वरपंचों के हाथ में ऐसी बातें नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने इलाके को डेवलप कर सकते थे। वो वाला इलाका, अगर इस वक्त मुझे रोड के हालात वैसे लगे तो मुझे जो लग रहा है, इंटीरियर्स में तो घुसा नहीं मैं, तो इंटीरियर्स के हालात कैसे होंगे। मैं हैरान हो गया एक जगह पे जाके कि वहाँ पे इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। लांबर एक गांव का नाम है, तो वहाँ पे उन्होंने मैं तो हैरान रह गया कि वो उन्होंने रोड कैसे बनाया हुआ है। उन्होंने रोड बड़ा सही तरीके से और ऊपर तक पूरे गांव तक पहुंचा दिया है। उनको रोड कनेक्टिविटी ऊपर नहीं थी, ऐसे पैदल रास्ता होता था एक टाइम पे। तो जब मैंने इस बार वहाँ का विज़िट किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैंने गाड़ी लेके ऊपर चला गया। तो ये है, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी समझें। अगर आपको उस ज़मीन ने बनाया है, क्योंकि ज़मीन ही बनाती है इंसान को, उस ज़मीन के साथ प्यार भी होना चाहिए। तो मेरी आज का ये है रिक्वेस्ट है, अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, केस आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो भी ज़्यादातर जितने भी बनहाल में केएस एंड आईएएस ऑफिसर्स हैं,
वो इसी टाउन से, इसी इलाके से हैं, बनकूट विलेज। विलेज का नाम बनकूट है, इसी से है। तो उनको चाहिए कि वो अपने इलाके का कम से कम रोड तो तैयार करें, मैकडमाइज तो करें उसको। तो बाकी छोटे छोटे इश्यूज हर जगह होते हैं, बट दिस इज़ द मेजर इशू। अगर रोड कनेक्टिविटी वो आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं अपने लोगों के लिए, तो क्या फ़ायदा आपका एडमिनिस्ट्रेशन में बैठने का। तो मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने वहाँ उस रोड का ट्रेवल किया, तो ऐसे हालात देखे। चमलवास से नील तक का रोड तो पहले ही उसके बारे में मैंने डिस्कशन करा है। नील से भी वो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको भी नज़र कभी नहीं पड़ी अपने रोड पे। वो भी मुझे नहीं लगता कहाँ कहाँ से जाते हैं, कोई चॉपर रखा है, क्या रखा है, कैसे जाते हैं वो अपने घरों में। अगर जाते भी हैं कभी कभार, ज़्यादातर तो शिफ्ट हुए हैं इधर जम्मू और श्रीनगर, या विंटर कैपिटल में या समर कैपिटल में शिफ्ट हुए हैं सारे। अपने इलाके में तो कोई है नहीं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो भी पावर में आ गए, या अपनी नौकरियां कर रहे हैं। नौकरी करते करते भी आप अपने इलाके को देख सकते हैं। यहाँ नौकरी करते करते भी आप अपने इलाके को देख सकते थे, बट इंसान को अपनी ज़मीन के साथ प्यार होना चाहिए, अपने वतन के साथ प्यार होना चाहिए। जैसे मुझे अगर इस वक्त तकलीफ़ हो रही है बनकूट रोड को देख के, या बनकूट रोड पे जब मैंने ट्रेवल किया था, तो अपनी ज़मीन है, इसी वजह से मुझे वहाँ की तकलीफ़ इस वक्त आ रही है दिमाग में कि वहाँ पे ऐसा ऐसा है, नहीं होना चाहिए था। और हैरान भी हो गया कि वहाँ से इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बावजूद ऐसे हालात हैं। रही बात रोड्स की, उसके बाद टूरिस्ट मैप पे भी मैंने बात करी। टूरिस्ट मैप में तो टाउन के, मान लो मेन टाउन तो सारा इग्नोर किया गया है। मेन टाउन का कोई एरिया ही नहीं है जिसको कि टूरिस्ट मैप में लाया हो। अगर लाया होता तो कम से कम रोज़गार के कुछ यूनिट्स खुल सकते थे वहाँ पे। जो बेरोज़गारी, हम चीख चीख के बोल रहे हैं जी, बेरोज़गारी बेरोज़गारी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहते तो वो इसके लिए फ़ाइट कर सकते थे। हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, कसकूट के भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त सेक्रेटरीट में हैं, वो भी फाइट कर सकते थे कि यहाँ लांबर के भी हैं। अब मैं एक एक करके नाम किसी का नहीं लेने वाला, मगर वो भी फाइट कर सकते थे इस चीज़ के लिए कि टूरिस्ट मैप में कम से कम बनिहाल के कुछ एरियाज़ को तो रखो जो ऑलरेडी हैं, जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट जाता है। अगर लोकल टूरिस्ट जाता है तो बाहर का टूरिस्ट भी जाएगा ऑब्वियसली, अगर वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। हट्स बने, दुकानें बने, बाकी चीज़ें बने, उससे रोज़गार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, सभी का कारोबार बढ़ेगा, दुकानदारों का, गाड़ी वालों का, ट्रांसपोर्टर्स वगैरह, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट क्या बोलें इसको, ट्रांसपोर्ट सारा का सारा ठप बैठा हुआ था पिछले 1 साल से। तो उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है। वो भी ऐसे बेचारे ईएमआईज भर रहे हैं। तो ये मसला है आज का। तो साथ में बस यही है कि जनाब का मुझे रिस्क है कि जनाब जो है कि कहीं
चिनाब में कोई अगर ये हो जाता है तो मान लो कोई ग्लेशियर फट जाता है या भूचाल तेज़ सा आ जाता है तो चिनाब भी चिनाब नहीं रहेगा, चिनाब ले डूबेगा पूरे इलाके को। तो ये है। तो बहुत सारे मसलों मसाइल हैं। हाईवे पे तो बहुत सारे भाषण दिए हुए हैं। हाईवे तो डेथ ट्रैप है। हाईवे पे तो बड़ा ही मान लो आजकल बहुत ज़्यादा रिस्क है हाईवे पे चलना। जो भी चलता है तो वो मान लो खुशकिस्मत है जो अपने अपने ठिकाने पे पहुंचता है। लोकल जो चलने वाले हैं वो मजबूर हैं चलने के लिए, बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल। उनको ट्रैवल करे बगैर कोई चारा ही नहीं है। नहीं चलेंगे तो उनके घर नहीं चलेंगे, चूल्हा नहीं जलेगा घर में। मैटाडोरें जो हैं, सूमो ड्राइवर्स वगैरह, उन्होंने चलना है। कितना भी रिस्क हो, कितने भी पत्थर आ रहे हों, उनको तो चलना है। तो उनका भी कंसर्न है। उनका भी बड़ा फील होता है कि बड़ा मान लो यहाँ से EMIs भी देनी होती हैं। कोई भी ट्रांसपोर्टर अपने बलबूते पे तो गाड़ी नहीं लेता, गाड़ी पे हमेशा लोन होता है। खासकर ये जो सूमो, टैक्सी, बस वगैरह, इनको तो ये सारे डाउन पेमेंट पे ही लोन लेके ही बसेस वगैरह चलती हैं। तो इनकी भी बहुत बहुत नुकसान हुआ। इनकी भी कईयों की कहाँ से वो देते, अपना घर चलाते, घर चलाना मुश्किल हो गया था तो EMIs कहाँ से भरते। तो अभी रोड की कंडीशन ऐसी है कि एक दिन अगर कोई यहाँ से निकलता है तो दूसरे तीसरे दिन पहुँचता है अपने। मान लो जम्मू टू श्रीनगर वाला जो ट्रांसपोर्ट था वो तो बिल्कुल ही बैठ गया। उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, वो तो चल ही नहीं पा रहा है। अगर चलता भी है तो उसमें भी बीच में बहुत सारे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसको हम रिश्वत तो बोलेंगे नहीं क्योंकि रिश्वत तो है नहीं। पहले भी इस पे बात हुई है। आजकल एंट्री का ज़माना है क्योंकि मॉडर्न वक्त आ गया हुआ है। आजकल रिश्वत को एंट्री बोला जाता है और रिश्वत को कमीशन बोला जाता है। तो रिश्वतखोरी तो ख़त्म है हमारे इलाकों में। और हाईवे पे भी कोई रिश्वतखोरी नहीं हो रही है, सिर्फ एंट्री हो रही है। तो वो एंट्री भी बंद हो जानी चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है कि एक हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर आए थे बीच में जो यूनिफॉर्म नहीं लगाते थे, उन्होंने एंट्री बंद करा दी थी। उन्होंने पूरा डिसिप्लिन लाया था पूरे स्टेट में। वो मोमेंट्स यादगार मोमेंट्स हैं। अगर कोई रेवोल्यूशन लाता है तो तनकीद करने वाले भी बहुत सारे होते हैं। वो शाम को रात को 10 बजे भी नाका लगाते थे और पकड़ते थे उनको जो वायलेटर्स थे। थोड़ा सा एक्स ज़्यादा हो गया था बट बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और सारा अलाइन कर दिया था। पूरी स्टेट में, पूरी यूटी, उन दिनों तो स्टेट थी, पूरी स्टेट में कोई भी जुर्रत नहीं कर पाता था कि दरवाज़ा खिड़की खोल के मान लो मैटाडोर चलाता। बंद होती थी, ओवरलोडिंग बंद हो गई थी और ओवर चार्जिंग भी बंद हो गई थी, एंट्री सिस्टम भी बंद हो गया था। और अगर कोई पकड़ा भी जाता था एंट्री, वो साथ में उस पे एक्शन ले लेते थे। तो हमें ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे रेवोल्यूशनरी एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सारे उनके नक्शे कदमों पे चले।
ये नहीं है कि यूनिफॉर्म ना लगा के चले, यूनिफॉर्म लगा के चलें, बट जो उनका काम करने का तरीका था, दैट वाज ऑसम. आई सैल्यूट हिम बिकॉज he has done a wonderful job during his tenure. और बहुत अच्छे इंसान हैं, तो बहुत अच्छा काम किया था अपने टाइम पे. तो उस तरह का उन फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जो आज के दौर के हैं, जो डिसिप्लिन भी मेंटेन रखें, और जो रिश्वतखोरी तो ख़त्म है, रिश्वतखोरी तो है नहीं, एंट्री को बंद करें. और दूसरा आता है, एक और डिपार्टमेंट आता है जो इसमें जिन्होंने नाम फीस रखा हुआ है, वो फीस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन फीस. यहाँ बाकी फीस वो भी रिश्वत नहीं है, वो उन्होंने रिश्वत को फीस नाम रखा है. अगर आपने कभी फ़र्द कटाई है, अगर आपने जम्मू में कभी फ़र्द कटाई है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कनाल के हिसाब से, ये मरला का हिसाब, पर मरला के हिसाब से रेट लिया जाता है. तो ये सभी को पता है, मगर बोलता कोई नहीं है, क्योंकि रिश्वतखोरी है ही नहीं. यहाँ पे तो सिर्फ ये चल रहा है, ये फ़ी वाला प्रोसेस चल रहा है, कहीं पे एंट्री वाला प्रोसेस चल रहा है, और कहीं पे कमीशन वाला प्रोसेस चल रहा है. आपने अगर कोई बिल पास कराना है तो वहाँ पे कमीशन दी जाती है ओपन. तो वो कमीशनें और वो फीसें और वो एंट्रियाँ, वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए समाज में से. और जो ये फ़ीस लेने वाले हैं, अगर आप किसी पटवारी को बोलते हो कि मेरे यहाँ पे नाप के दे दे, वो पहले आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि मुझे बताओ आप मुझे कितना दोगे, मैं आपको नाप के दे देता हूँ. आप उसको बोलोगे फ़र्द काटनी है, तो वो पहले आप उसका आंसर यही होगा कि आपका इतना फ़ी लगेगा इस पे. तो ये चीज़ें हमारे समाज में एक बिद्दत है, और ये बिद्दत जो है, बिद्दत मीन्स कैंसर, ये एक कैंसर की तरह है, और ये खोखला कर रहा है हमारे समाज को. एंड वी शुड रेज वॉइसेस अगेंस्ट दीज इनजस्टिसेस. ऐसे इनजस्टिसेस के खिलाफ हमें वॉइस को रेज करना चाहिए, और अगर कहीं ऐसा कुछ हमें मिलता है, हमें वो रिपोर्ट करना चाहिए. आजकल पोर्टल आया हुआ है इस बारे में. अगर किसी के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, उसकी कमाई के मान लो जितना उसको सैलरी या बिजनेस के अलावा, सैलरी के अलावा जितना कोई प्रॉपर्टी अगर कोई अचानक से बना लेता है, तो उसके लिए एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने करप्शन के खिलाफ पोर्टल एक बनाया हुआ है. वहाँ पे आपने इंटीमेट करना है, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, और उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी. मगर एक बात और भी है, अब ये है कि किसी का ज़मीन का झगड़ा है आपस में, तो बस वो किसी का नाम
ऐसे ही मेंशन कर ले जी इसने ये किया इसने वो किया, तो वो नहीं चलता है। अगर कहीं गलत भी निकलता है तो फिर केस उसके ख़िलाफ़ भी बन सकता है जो शिकायत करने वाला है। तो ये है कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिन जिन लोगों ने रिश्वतखोरी तो है नहीं, जिन्होंने ये फीस लेके अपना बनाया हुआ है या एंट्री लेके अपना घर परिवार, ये क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हैं और लंबी लंबी गाड़ियाँ रखी हैं, गाड़ियों के फैशन करते हैं। जिस तरह लोग कपड़ों के फैशन करते हैं उस तरह से वो गाड़ियों के फैशन करते हैं। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उस पोर्टल पे उनके नाम डालने हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर ऐसा कोई इंसान मिले तो उसको फांसी के तख्ते तक चढ़ा दो, क्योंकि जो रिश्वतखोरी है ये सबसे बड़ा क्राइम है मेरे हिसाब से। तो अगर रिश्वत कहीं पे कोई खाता है तो उसको अगर फांसी की सज़ा मिल जाए या कोई प्रावधान बन जाए, कोई ऐसा कानून बने कि उसको फांसी दी जाए, तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया काम वही होगा। क्योंकि जब तक ऐसे सख्त कानून नहीं बनेंगे तब तक ये एंट्री वाला सिस्टम ख़त्म नहीं होता, फीस वाला सिस्टम ख़त्म नहीं होता, कमीशन वाला सिस्टम ख़त्म नहीं होता। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक ऑफिसर के घर में एक मान लो 8-10 साल पहले मैं गया था। वो बड़े छोटा मोटा ही ऑफिसर था, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं थी। तो किसी के साथ गया था, तो उसका जो रूम था वो देखने लायक था। तो फिर वो अपनी तारीफ़ें करने लगा, जी मेरा यहाँ पे इतने कनाल ये है, वहाँ पे उतने कनाल वो है, फिर यहाँ पे इतने कनाल ये है। तो मुझे अंदर से ये लग रहा था कि देखो कितना बड़ा चोर है ये, और ओपनली इसको शर्म भी नहीं आ रही है अपनी चोरियों को। ओपनली वो बोल रहा है कि मेरे पास ये है और मैंने ये काम किए हुए हैं, मैंने ये बनाया है, मैंने वो बनाया है, मैंने ऐसे किया है, मैंने वैसे किया है। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में, तो इनको भी आइडेंटिफाई करने का फ़र्ज़ हर एक इंसान का है, क्योंकि आप लोगों का ही हक छीना हुआ है इन्होंने। ये सिर्फ हमारा ही काम नहीं है, ये आप सभी लोगों का काम है। अस्सलामु अलैकुम। तो जिसको अपनी हैसियत के ज़्यादा किसी ने प्रॉपर्टी बनाई है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आई अर्ज गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज कल्प्रिट्स जिन्होंने अपनी हैसियत की से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं और लोगों का खून चूसा है। आपका, मेरा, हर एक का टैक्स पेयर्स मनी उन्होंने उड़ाई हुई है और अपने घर भरे हुए, और जहाँ पे जो काम करना था वो काम नहीं किया हुआ। हम सिर्फ ठेकेदारों को ही मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, वो तो अपना काम करते हैं बेचारे। उनको भी जब बिल निकालना होता है तो आगे आप छोटे मोटे जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, जेई का आजकल जो सिविल में जेई होते हैं उनके घर देख लीजिए। एग्जाम्पल एक दे देता हूँ, एक पटवारी का घर देख लीजिए, और ये इनके घर देख के ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इन्होंने कितने क्राइम किए हुए हैं। ये तो क्राइम है, जो ब्राइब, ये जो एंट्री लेते हैं, फीस लेते हैं,
रिश्वत तो लेते नहीं हैं। तो इनके घर जो देख के आप हैरान हो सकते हैं और इनका लाइफस्टाइल देख के आप हैरान हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जाग जाएं और इन कल्प्रिट्स को बिहाइंड द बार्स पहुँचाएं। और पहुँचाने के लिए एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आपने एक पोर्टल है, पोर्टल पे आप वो डाल सकते हैं, मगर विद सॉलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि वाकई ऐसा हो रहा है या हुआ है, तब कहीं आपको एंटरटेन किया जाएगा और अंदर ही अंदर कार्रवाई होती रहेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं मगरमच्छ जिन्होंने लोगों का खून चूसा है। वो सिर्फ हम पॉलिटिशियंस की ही बात नहीं करते, वो हम सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की ही बात नहीं करते, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसमें हर एक आता है जो भी पावर में रहा है या पावर में है। उनके घर का असेसमेंट करो और देखो क्या क्या एमिनिटीज़, क्या क्या वो जो रखी हुई हैं उन्होंने, जो आजकल के टाइम में होती हैं। सैलरी किसी की 1.5 लाख है तो वो 10 करोड़ का मकान कैसे बना सकता है आज की डेट में। सैलरी किसी का 80,000 है, वो कोई 20 करोड़ का मकान बना लेता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम सबको जागना चाहिए और ये उस जो पोर्टल है उस पे हमने चीज़ें डालनी हैं ताकि लोगों को सबक मिल सके और जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो चैन से जिए। क्योंकि हमने हमारा दौर जो चला हमने यही चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, सिर्फ रिश्वत। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, अभी गवर्नमेंट को चाहिए, मैं ये गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट मीन्स स्टेट, ये यूटी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक का वेरिफिकेशन करे डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे 70% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स से लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत पहले की बात है, अब तो ऑनलाइन आ गया हुआ है, अब तो ट्रेस इजीली हो जाता है। पुराने वक्त में कोई ट्रेस का ऐसा कोई वो प्रोसेस नहीं होता था। जो डॉक्यूमेंट मिल गया मेरिट उसी पे बना दिया तो उसको सेलेक्ट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे भी बात हो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट में, जो अभी यूटी में जो अभी लगे हुए हैं हमारी, उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। आप एनआरसी को छोड़ के आप ये वाला प्रोसेस करो, 70% एम्प्लॉयज़ निकल जाएंगे और उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि उन्होंने उन दिनों पता नहीं कहाँ से छाप के लाते थे और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, कुछ बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कुछ प्रमोट हुए हैं, कुछ मान लो हर डिपार्टमेंट में आपको ये ब्लैक शीप्स मिलेंगे। तो इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ज़रूरी है। इन्होंने कईयों का हक खाया हुआ है, जो एलिजिबल थे उनका हक खाया हुआ है, जिन्होंने मेहनत करके पढ़ा था उनका हक खाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ J&K and Government of India should take this note and initiative to verify the documents of all the employees
हूसोएवर इज़, एडमिनिस्ट्रेटर से लेके डाउन द लाइन चपड़ासी तक, हर एक के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए और चेक किया जाए। और स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे जो रजिस्टर्स पहले मैनुअल बनते थे, वहाँ पे भी प्रॉपर देखा जाए कि कहीं पे कोई वो वाइटनर लगा के तो नहीं वो बढ़ाया गया है, क्योंकि ये काम भी हुआ है स्टेट में, यूटी में। J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वहाँ से चेक किया जाए पहले, वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वहाँ से चेक किया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से मोर देन 70% पीपल आर वर्किंग ऑन फेक सर्टिफिकेट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स देके वो लगे हुए हैं। एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त, तनख्वाहें ले रहे हैं और उन्होंने लोगों का हक खाया हुआ है, जो डिज़र्विंग, उस टाइम के डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे। ऐसे झूठे डॉक्यूमेंट्स देख के मेरिट में ऊपर चले गए तो अगलों का हक खा लिया, क्योंकि उन दिनों एंट्रेंस एग्ज़ाम्स तो होते नहीं थे। उन दिनों बस यही डॉक्यूमेंट्स ही देखा जाता था, किसके डॉक्यूमेंट्स हैं और किसकी परसेंटेज है, तो बस उसको लिया जाता था। तो मोर देन 70%, मैं ये दावे से कहता हूँ कि मोर देन 70%, अगर एक बार ये ड्राइव स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट शुड टेक दिस इनिशिएटिव एज सून एज पॉसिबल कि हर एक के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई दोबारा से करे, ख्वाह उसकी 30 साल की सर्विस है या 20 साल की सर्विस है, हर एक के डॉक्यूमेंट्स को चेक करे और वेरीफाई करे। ये सबसे बढ़िया काम होगा कि अगर उन कल्प्रिट्स को निकाला जाए जो गलत तरीके से उनने एंट्री मारी है। मेरे नॉन में तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 10वीं में पास भी नहीं हुए थे, तो वो इस वक्त बड़े बड़े प्रोफाइल्स पे हैं। वो कैसे हैं तो आई डोंट नो। तो इन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ का नोट ले और हर एम्प्लॉई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कम से कम उनका वेरीफाई करे डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से। और वहाँ पे भी इन्होंने क्या शैतानी करी हुई है, वहाँ पे भी इन्होंने रिकॉर्ड्स बनवा दिए हुए हैं। और वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी कि वाइटनर लगा होगा। अगर वाइटनर लगा हुआ है तो दे हैव डेफिनेटली उन्होंने गलत काम किया हुआ है, और गलत काम करके वो सर्टिफिकेट वगैरह हासिल करके पैसे पूसे दे के, कमीशन दे के, रिश्वतखोरी तो है नहीं, और किसी का हक मारा हुआ है। तो इस चीज़ पे भी बात होनी चाहिए और हर एक को इशू उठाना चाहिए, क्योंकि आपका भी हक मारा गया है और हर एक का हक मारा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक लाइव सेशन कर रहे हैं इसी पे, एक ज्योग्राफी के एक्सपर्ट जो एक्स MLA भी रह चुके हैं, उनके साथ मेरी डिस्कशन होगी इसी बारे में, जो चिनाब का है एंड टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जो भी होता है उस पे। तो एक सेशन वो है, उसके बाद एक और सेशन है, अगर वो दिन के टाइम ही हुआ तो हो जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहें लेट्स टॉक डेली लाइव शो, जो कि मैं रोज़ कंडक्ट करता हूँ किसी न किसी टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही। विक्रम खेर साहब, आप लेट हो गए,
अब आप इसके बाद इसको मैं सेव कर लूँगा, आप देख लीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, टाइम भी बहुत हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल दोबारा किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आदाब, नमस्कार।